ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 2 बेटा वी स्टार्ट अवर लर्निंग विद द टॉपिक कंडीशन ऑफ पीजेंट्स एंड द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ओके, अब इस टॉपिक में हम देखेंगे बेटा कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे जो फार्मर्स थे बेटा और जो हमारी एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी थी बेटा, समृद्धि थी, किस तरीके से धीरे धीरे बेटा उसमें डाउनफॉल आया। हमारे फार्मर्स जो है बेटा वो डेप्टर्स बन गए, वो पुअर बन गए। ठीक है, उनकी कंडीशन कैसे धीरे धीरे पैथेटिक हो गई, एक दयनीय परिस्थिति में आकर खड़ी हो गई। देखो यहाँ पे द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द acquisitions ऑफ द दीवानी राइट, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवानी राइट? दीवानी राइट मीन राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो जमीनी कर वसूल करने का, टैक्स वसूल करने का एक अधिकार, रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक अधिकार ऑफ द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। हमने आगे के चैप्टर्स में देखा बेटा कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स आ गई थी। दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द पीजेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यू एंड एज अ रिजल्ट द पीजेंट्स बिकेम द पुअर। और जैसे ही इनके पास बेटा ये दीवानी राइट्स का अधिकार आ गया, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे इंडियन फार्मर्स को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हासिल करने के लिए उनको एक्सप्लोर करना, उनको एक तरीके से देखा जाए तो उनका शोषण करना बेटा उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे जो पीजेंट्स थे, हमारे जो फार्मर्स थे बेटा, वो पुअर यानी कि बहुत गरीब बनते चले गए। मैनी टाइम द पीजन्स हैड टू सेल देयर ज्वेलरी टू पे द रेवेन्यू। कई बार वो ऐसा होता बेटा कि घर की जो ज्वेलरीज थी बेटा उनको बेच देनी पड़ती, मतलब अपनी वाइफ की या अपने घरों में जो भी हमारे भारत के कल्चर में है बेटा, हमेशा इंडियन कल्चर में हजारों साल से परंपरा रही है कि हम एक तरीके से देखा जाए तो सेविंग के रूप में बेटा, जो हमारा सेविंग होता है वो हम ऑर्नामेंट्स के रूप में, ज़्यादातर गोल्ड के गहनों के रूप में बेटा, सोने चांदी के गहनों के रूप में करते हैं। पर यहाँ पे कंडीशन ऐसी खराब हो चुकी थी बेटा कि उनको रेवेन्यू पे करने के लिए कई बार अपने घर की ज्वेलरीज तक बेचना पड़ती थी, बर्तन तक बेचने पड़ते थे बराबर। और लास्ट में जब कुछ नहीं बचता था तो जिस जमीन के लिए ये इतनी लड़ाई लड़ते थे बेटा, उस जमीन तक को बेच देना पड़ता था। अ लार्ज नंबर ऑफ पीजन्स हैड टू बोरो द मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली फेल इनटू अ डेब्ट ट्रैप। इसी रेवेन्यू को पे करने के चक्कर में बेटा वो कई बार मनी लैंडर्स से जो है पैसे जो है बेटा ले जाते, उधार पे ले जाते, और डेप्ट ट्रैप में एक तरीके से देखा जाए बेटा तो उधारी के माया जाल में वो फंस जाते, क्योंकि वो उधार तो ले लेते उस समय रेवेन्यू को पे करने के लिए, लेकिन वो उस मनी लैंडर को भी फिर उस डेब्ट को पे अप नहीं कर पाते बेटा, उसका इंटरेस्ट भी नहीं दे पाते, क्योंकि इंटरेस्ट इतना हाई होता था। मैंने आगे के चैप्टर में भी आपके साथ एक बार 2 बीघा जमीन बेटा, है ना, हमारे उसी समय के 40s 50s 60s के टाइम का जो इंडिया था बेटा, उस समय के फार्मर्स की बात, तो उसमें उस पूरे मूवी का जो सब्जेक्ट है वो ऐसा रहा है कि कैसे एक फार्मर जो है बेटा वो अपनी ज़मीन खो देता है बेटा, इसी डेप्ट ट्रैप में फंस के मनी लैंडर से उधार लेता है बराबर, लेकिन उधार चुका नहीं पाता है, ब्याज इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार जो है उसको अपनी ज़मीन जो है उसके पास गिरवी रख देनी पड़ती है। अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए वो कलकत्ता आता है, रिक्शा चलाता है, वो कलकत्ता में हाथ रिक्शा चलती है, आपने देखी होगी, है ना। 2015 के बाद से तो वो बंद हो गए बेटा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ माना गया उसको, लेकिन पुराने समय में चलती थी। तो हाथ रिक्शा चलाता है, पैसे एक एक पाई जमा करने की कोशिश करता है, फिर भी अपनी ज़मीन नहीं छुड़ा पाता बराबर। ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी ये 2 बीघा ज़मीन जो है बेटा मूवी, काफ़ी मतलब उस समय के हमारे जो 40s 50s के टाइम के जो पीजेंट्स थे बेटा, उनकी ये कहानी उसमें बताई गई थी बराबर। तो ये वही सिचुएशन थी जो अंग्रेज जो है भारत के फार्मर्स के बना के गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि वो मनी लेंडर्स के पास से मनी बोरो भी करते बेटा, वो एक तरीके से उधार लेते, लेकिन उसके डेप्ट ट्रैप में फंस जाते, उस उधारी के मायाजाल में फंस जाते और निकल नहीं पाते और अपना सब कुछ खो देते थे। फार्मर लॉस्ट देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया। Moreover, Bengal witnessed a terrible famine in the year 1770 in which lakhs of people died of starvation. Clear? और कहीं ना कहीं बेटा वो अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को भी बेटा उस डेप्ट ट्रैप में फंसने के बाद बेटा वो खो देते थे। ये वही टाइम पीरियड था बेटा जब बंगाल के अंदर एक तरीके से टेरिबल फेमाइन की कंडीशन क्रिएट हुई बेटा, बहुत लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ था, ड्रॉट की कंडीशन थी, और उसके बाद बेटा इतने सालों के सूखे के पास बंगाल जो है बेटा वो दाने दाने को महताज हो चुका था। और कहीं ना कहीं वहाँ के लोग बेटा, पीपल डाइड ऑफ स्टार्वेशन, स्टार्वेशन मतलब के भूखमरी, बंगाल के लोग बेटा भूख से मर रहे थे। माना जाता है कि 10 लाख पीपल बेटा
लगभग 10 लाख के आसपास लोग उस समय बंगाल में बेटा 1770s के फेमाइन में मारे गए थे। बहुत बड़ी ये एक नंबर ऑफ काउंटिंग है बेटा, पॉपुलेशन है कि भूखमरी से इतने सारे लोगों का मरना। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट द रेवेन्यू। उस टाइम पीरियड में बेटा जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट करके बेटा एक लॉज लेकर आए जिसमें उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो ऑर्डर है एक पर्टिकुलर उसका फिजिक तैयार किया कि भाई किस तरीके का सिस्टम होगा और रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाएगा। एज पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स्ड द रेवेन्यू on an annual basis. The zamindars landlords were given the permanent right of the land and revenue collection. एक तरीके से देखा जाए तो जो रेवेन्यू कलेक्शन है बेटा वो कंपनी ने किस बेस पे फिक्स की थी, तो एनुअल बेसिस पे फिक्स की थी कि एक जो पर्टिकुलर लैंड है उस लैंड का जो है एनुअल कल्टीवेशन क्या होता होगा और उस बेस पे कितना मतलब अर्निंग होता होगा, वो प्रॉफिट कितना कमाते होंगे और उस इनकम के हिसाब से उनको कितना रेवेन्यू पे करना चाहिए, इस तरीके का कैलकुलेशन किया जाता था। लेकिन इस कैलकुलेशन में बेटा वो लोग किसी भी दूसरी अनदर फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखते थे कि मान लो किसी नेचुरल फैक्टर या मैनमेड फैक्टर की वजह से अगर फसल का नुकसान हो जाता है, ठीक है, फार्म क्रॉप कल्टीवेशन उतना बेटर नहीं होता है, इनकम उतनी अच्छी नहीं होती है, तो भी उनको रेवेन्यू में किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं मिलता था बेटा, बराबर। यानी कि उसकी लैंड के हिसाब से कि कितना हेक्टर उसका जो है खेत है बेटा, उस हिसाब से रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। तो ये थोड़ी सी एक क्रिटिकल सिचुएशन थी बेटा जिसकी वजह से फार्मर्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे क्योंकि उनकी अर्निंग इतनी होती ही नहीं थी बेटा, वो इतना कमा ही नहीं पाते थे क्रॉप कल्टीवेशन करने के बाद बेटा, उनकी उपज उतनी होती ही नहीं थी जितनी जिससे वो इनकम कमा पाए और फिर वो रेवेन्यू जो है टैक्सेस जो है पे कर पाए। पर यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल है बेटा वो इसके बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। ऊपर से उसमें यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी एक चालाकी दिखाई कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो पर्टिकुलर एक तरीके का जो काम था ना वो उन्होंने जमींदारों के सिर पे मर दिया। उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को अपने कंट्रोल में लिया और लैंडलॉर्ड्स को उसमें अपना फायदा दिख रहा था। उनको लगा कि भाई ब्रिटिश कंपनी को इतना पे अप करना है मुझे और बाकी का जो बचेगा वो मेरे हाथ में आएगा। तो यहाँ पे बेटा जमींदारों ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो और भी ज़्यादा पीजेंट्स को बेटा फार्मर्स को परेशान करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनको तो कंपलसरी जितना ब्रिटिशर्स को देना था उतना तो देना ही था। ऊपर से उनका अपना भी एक वो मोटो रहता था कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे फार्मर्स हैं बेटा वो इन लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश जो है बेटा ये जो पर्टिकुलर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट का जो रूल था उसके बीच में फंस चुके थे। दिस इज हाउ अ क्लास ऑफ द लैंडलॉर्ड्स लॉयल टू द कंपनी वॉज क्रिएटेड। एक तरीके से देखा जाए तो बेटा जो जमींदार थे वो थे तो इंडियंस ही, लेकिन किसके तरफ लॉयल थे, किसके तरफ वो अपना भरोसा दिखा रहे थे, कंपनी रूल की तरफ दिखा रहे थे, बराबर। वो उनके तरफ से विश्वास पात्र बन के काम कर रहे थे, जबकि हमारे फार्मर जो उनके अपने ही लोग थे उनके बारे में वो नहीं सोच रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि किस तरीके से हमारे भारत का किसान जो है वो परेशान हो रहा है, वो कहाँ से इतना सारा रेवेन्यू पे करेगा। ओके, वो इस तरीके की कंडीशंस को समझने को तैयार नहीं थे। दिस एक्ट ऑल्सो एंश्योर्ड द इनकम ऑफ द कंपनी अगेंस्ट दिस द पीजन्स हु वर्क हार्ड इन द हॉट सन टू कल्टिवेट द लैंड एंड ग्रो द क्रॉप्स वेर एक्सप्लोटेड। ठीक है बेटा, और इस रेवेन्यू को पे करने के चक्कर में बेटा जो फार्मर्स है बेटा वो ज़्यादा से ज़्यादा घंटे बेटा एकदम सूरज की तपती हुई गर्मी में बेटा काम करते थे, उसके बदले में उसकी कोई इनकम नहीं होती थी बेटा। जो भी उपज होती थी वो थोड़ा बहुत जो कुछ भी कमाता था वो सब कुछ रेवेन्यू पे करने में चला जाता था, यानी उसके पास कुछ भी बचता नहीं था। यहाँ पे आपको एक नीचे जो पिक्चर दिया है बेटा देखो, एक फार्मर्स की फैमिली और फार्मर्स दिखाए गए हैं। नीचे लिखा है इम्पोरिस्ट पीजन्स। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो इम्पोरिस्ट का मतलब होता है कि टू मेक समबडी पुअर, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो लोगों को गरीबी में धकेल देना, एक तरीके से मतलब उनको दरिद्र बना देना, है ना। इस तरीके के वर्ड इम्पोरिस्ट के लिए यूज होते हैं अगर हम नॉर्मली देखें तो यहाँ पे वो उस तरीके के गरीब किसानों का पिक्चर दिखाया बेटा जो कि कहीं ना कहीं जिनका एक्सप्लोटेशन परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के थ्रू किया गया और कहीं ना कहीं ये अपनी जो है बेटा बहुत सारी वेल्थ जो है वो उसको पे करने के चक्कर में खो चुके हैं। कुछ ने अपनी ज़मीनें भी खो दी हैं, कुछ ने अपने घर के जेवर से लेके बेटा बर्तन तक बेच डाले हैं। तो
तो यहाँ पे ये पिक्चर थोड़ा सा उस तरीके का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, और साइड में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो है बेटा कलेक्ट द रेवेन्यू एक्ट जो है बेटा उसको एनफोर्स किया था, उनका पिक्चर दिया हुआ है। ओके, तो पार्ट 2 में हमने बेटा कंडीशन ऑफ प्रिजन्स के बारे में देखा। पार्ट नंबर 3 के अंदर हम इफेक्ट्स ऑन द सोशल लाइफ, अब इसकी बेटा एक सामाजिक जीवन पर क्या असर हुई, हो ना, क्योंकि ज़्यादातर बेटा उस समय मेन ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर था। तो जब फार्मिंग ही बेटा जो फार्मर्स थे हमारे, उनका ही अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है बेटा वो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेटा उसका स्तर गिर रहा था, उनके पास इनकम के नाम पे कुछ नहीं था, कोई वेल्थ नहीं बची थी बेटा, वो बहुत ही पुअर कंडीशन में जीने को मजबूर हो गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि धीरे धीरे जो है बेटा सोसाइटी बराबर जो उन्हीं से बनी है तो उसकी कंडीशन किस तरीके की हुई होगी। तो पार्ट नंबर 3 में हम इफेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।